Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic evidence in support of continental drift. So last वीडियो में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि जो एल्फ्रेड वैगनर हैं वो इस थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थ जो है उस पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे पहले वो एक साथ जुड़े हुए थे। एक कॉन्टिनेंट था पेंजिया एंड एक ओशन था पैंथेलेसा। तो अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि मतलब पहले एक ही कॉन्टिनेंट था एंड बाद में जो कॉन्टिनेंट है जो पेंजिया है वो लॉरेशियन गोंडवाना लैंड में टूट के एंड बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो फिर इस तरीके से टूट टूट के बने। तो इसको प्रूव करने के लिए वैगनर ने काफी सारे एविडेंस दिए। तो सबसे पहला जो एविडेंस उन्होंने दिया वो कहा द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, द जिगसॉ फिट। तो ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी कि किस तरीके से जो शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका है जो एक दूसरे की तरफ हैं वो बहुत ज्यादा मैच कर रही हैं, अनमिस्टेकेबल मैच है। तो यहाँ पे ये साउथ अमेरिका है एंड यहाँ पे ये अफ्रीका है। तो इन दोनों की जो ये शोर लाइन है इस तरफ से, साउथ अमेरिका की ईस्ट तरफ से एंड अफ्रीका की वेस्टर्न शोर लाइन, ये बहुत ज्यादा मैच कर रही है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिग्सॉ फिट क्या होता है, इस तरीके से जैसे पजल रहता है उसमें एक पार्ट इस तरीके का रहता है, दूसरा पार्ट इस तरीके का रहता है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो वो एक दूसरे में एकदम फिट इस तरीके से आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है कि साउथ अमेरिका जो है वो ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका से हटा है, अलग हुआ है, ये एकदम जिग्सॉ फिट की तरह दिख रहा है। It may be noted that a map produced using a computer program to find the best fit to Atlantic margin was presented by Bullard in 1964. So 1964 में बुलार्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया ये जानने के लिए कि ये जो अटलांटिक मार्जिन है उसका बेस्ट फिट क्या है। मतलब कि यहाँ पे ये जो अटलांटिक मार्जिन दिख रही हैं कौन सी ऐसी मार्जिन हैं जो कि इसके लिए बेस्ट फिट है। तो होने क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो हर पॉसिबिलिटी को देख सकता है, वो ह्यूमन ब्रेन से काफी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम ने सारी पॉसिबिलिटीज देखी होंगी कि ये जो बाउंड्रीज है वो कहाँ कहाँ मैच हो सकती हैं, क्या यहाँ से मैच हो सकती है, क्या यहाँ से मैच हो सकती है। तो जब कंप्यूटर प्रोग्राम का रिजल्ट आया तो वो भी यही था कि यहाँ पे अटलांटिक मार्जिन जो हैं ये जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं ये बेस्ट फिट है। स्पेशली अगर बात करें साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका का ये जो शोर लाइन है ये एक दूसरे के लिए बेस्ट फिट है, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि ये पहले कभी जुड़े हुए थे। तो यही रिजल्ट जो है कंप्यूटर प्रोग्राम का भी आया। इट प्रूव टू बी क्वाइट परफेक्ट। तो जो प्रोग्राम ने रिजल्ट दिया था वो काफी सिमिलर था वैगनर की थ्योरी से। द मैच वॉज ट्राइड एट 1000 फैथम लाइन इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट शोर लाइन। तो ये जो मैच कंप्यूटर प्रोग्राम ने ढूंढा था अटलांटिक मार्जिन के लिए वो 1000 फैथम लाइन पे था। फैथम लाइन क्या होती है, मतलब ये एक तरीके से एक ऐसी लाइन है ओशन में जो कि सेम डेप्थ वाले पॉइंट्स को जोड़ती है। लेट्स से मतलब यहाँ पे ये पूरा ओशन है, ये ओशन बेड है लेट्स इस तरीके से एंड ऊपर पानी है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये एकदम इवन नहीं है, जो ओशन बेड है वो इवन नहीं है, उसमें अलग अलग डेप्थ है, कहीं पे गहरा है कहीं पे ऊंचा है। तो अगर आप मतलब अगर ओशन में ये देखेंगे कि सिमिलर डेप्थ वाली जितनी भी लाइंस हैं, लेट्स से हमने बोला कि ये 1000 फैथम जो है एक यूनिट है, अभी मान लो किलोमीटर ले लेते हैं। हमने बोला कि 1 किलोमीटर गहराई के जितने भी पॉइंट्स है ओशन के अंदर वो एक लाइन बनेगी। तो जितने भी जहां जहां पे भी 1 किलोमीटर की डेप्थ होगी उस पॉइंट को हम जोड़ देंगे और वो क्या कहलाएगी 1 किलोमीटर की फैथम लाइन। कुछ इसी तरीके से ओशन में जो सेम डेप्थ वाले पॉइंट होते हैं उन पॉइंट्स को जोड़ने से जो भी इमेजिनरी लाइन बनती है उसे हम फैथम लाइन कहते हैं। सो 1000 फैथम लाइन मतलब एक फैथम में क्या होता है 1 फैथम इज इक्वल टू 6 फीट। तो 1000 फैथम लाइन मतलब लगभग 6000 फीट की गहराई पे कंप्यूटर प्रोग्राम ने इस चीज को देखा। जो प्रेजेंट शोर लाइन है उस पे चेक नहीं किया। जैसे जो कॉन्टिनेंट है वो तुरंत खत्म नहीं होता, जैसे ही समुद्र शुरू होता है, जैसे ये कॉन्टिनेंट है एंड इस तरीके से ये मार्जिन नीचे जा रही है एंड यहां से समुद्र है। तो आप देखोगे कि जो कॉन्टिनेंट है वो डायरेक्टली खत्म नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ओशन शुरू हुआ एंड यहाँ पे कॉन्टिनेंट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कॉन्टिनेंट जो है वो अंदर तक जा रहा है ओशन के। तो क्या होता है कि
जरूरी नहीं है कि जो आज हमें शोर लाइन दिख रही है वो हमेशा से ही हो। जैसे आज ये वाली शोर लाइन दिख रही है, इस पॉइंट पे हमें दिख रहा है कि कॉन्टिनेंट जो है एक तरीके से वो खत्म हो रहा है एंड आगे समुद्र का पानी शुरू हो रहा है। तो हो सकता है कभी पहले पानी का जो लेवल है वो कभी यहाँ हो एंड अंदर जो कॉन्टिनेंट है उसकी शेप क्या है वो भी अलग हो सकती है। तो क्या हुआ कि जो प्रोग्राम है उसने ऊपर वाली जो शोर लाइन है, जो प्रेजेंट शोर लाइन है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला, इस पे चेक नहीं किया। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे लेट से ये 1000 फैथम की लाइन है तो इस वाले पॉइंट पे इधर से चेक किया कैसे? जैसे अब ऐसे मानो कि यहाँ पे लेट से ये साउथ अमेरिका की बाउंड्री है एंड यहाँ पे ये अफ्रीका है। तो इसको एकदम स्ट्रेट नहीं बनाते, ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है एंड ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो प्रोग्राम ने क्या किया, जो 1000 फैथम की लाइन है वहां पे चेक किया कि इस गहराई पे ये जो डेप्थ है इस पे किस तरीके से ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं। तो इवन 1000 फैथम लाइन पे भी ये जो कॉन्टिनेंट है उनकी शेप कुछ ऐसी है, अंदर पानी के अंदर जो 1000 फैथम की डेप्थ है वहां पे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे कभी पहले और एकदम जिगसॉ फिट की तरह ये नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो कॉन्टिनेंट है अगर वो टूटे होंगे तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से तो टूटे नहीं होंगे, वो पूरे टूटे हैं। ये जो पूरी लाइन है वो टूटी है। तो अगर ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं तो नीचे भी उनका पार्ट ऐसा दिखना चाहिए जो कि एक दूसरे में फिट हो जाए, ऐसा दिखना चाहिए कि वो एक दूसरे से टूटा था। तो 1000 फैथम लाइन पे भी जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं वो जिगसॉ फिट की तरह नजर आ रहे हैं। सेकेंड जो एविडेंस दिया वेगनर ने वो था रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। तो ओशन में जो रॉक्स हैं दोनों ही तरफ, मतलब साउथ अमेरिका वाली जो शोर लाइन है वहां पे एंड इवन अफ्रीकन साइड वहां पे एंड इवन ऑल ओवर दी अर्थ, अगर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के जो रॉक्स हैं उनकी स्टडी की तो काफी ज्यादा कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में सिमिलैरिटी मिली। तो द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड डेवलप्ड इन द रीसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड correlating the rock formation from different continents across the vast ocean। तो ये रेडियोमेट्रिक क्या है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग, इसमें क्या होता है कि एक तरीके से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं रॉक्स में उनकी स्टडी की जाती है कि कोई रॉक डिके हो रही है, डिकम्पोज हो रही है तो मतलब उसमें कितने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बचे हैं। तो इस तरीके से जो स्टडी है वो की जाती है। उसकी एक होती है कार्बन डेटिंग, इसी तरीके से रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी स्टडी करके पता लगाया जाता है कि ये जो रॉक है वो कितनी पुरानी है। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग जो कि मतलब रीसेंट पास्ट में ये टेक्नोलॉजी आई है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है ये। तो इस मेथड से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिली, साइंटिस्ट को मदद मिली रॉक्स को कोरिलेट करने में। अलग अलग रॉक्स की ओशन के अंदर जो पूरा ओशन है उसमें अलग अलग रॉक्स की स्टडी की गई एंड एक कोरिलेशन ढूंढा कि जैसे उनमें मिनरल्स किस तरीके की कंपोजिशन में हैं, कहीं पे सिमिलर मिनरल्स हैं कि नहीं, एज क्या है रॉक्स की। तो इस तरीके से कोरिलेशन ढूंढा गया कि कहीं पे सिमिलर एज के रॉक्स हैं, सिमिलर कंपोनेंट्स है रॉक्स का, सिमिलर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग से फाइंड की गई। The belt of ancient rocks of 2000 million years from Brazil coast matches with those from the Western Africa। तो ब्राजील में जो एंशियंट रॉक्स की बेल्ट है, मतलब ब्राजील कोस्ट में जो 2000 मिलियन साल पुरानी रॉक्स मिलती हैं वो वेस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट से मैच खाती हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैप में तो ब्राजील जो है वो यहाँ पे है, इधर ब्राजील है एंड ये पूरा अफ्रीका है। तो ब्राजील में समुद्र के अंदर जो 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक्स हैं वो काफी ज्यादा मैच करती हैं अफ्रीका के कोस्ट के पास जो 2000 मिलियन ईयर्स पुरानी रॉक्स मिलती हैं। इस चीज को हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है उसमें भी समझेंगे कि ऐसा क्यों है, रॉक्स सेम क्यों दिख रही है। The earliest marine deposits along the coastline of South America and Africa are of the Jurassic age। and यहाँ पे जो मेराइन डिपॉजिट मिल रहा है, मतलब कि जो ओशन से रिलेटेड जैसे लेट्स से फॉसिल्स है या फिर जो मिनरल्स हैं, नॉट जस्ट फॉसिल, जो मिनरल्स वगैरह हैं जो दोनों तरफ मिल रहे हैं, साउथ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट पे एंड अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे जो डिपॉजिट्स हैं वो जुरासिक एज के हैं।
तो जुरासिक एज जो है वो लगभग 200 मिलियन ईयर्स से लेकर 145 मिलियन ईयर्स एगो वाला पीरियड है। मतलब कि 200 मिलियन ईयर्स एगो टू 145 मिलियन ईयर्स एगो, ये वाला जो टाइम पीरियड है इसे हम जुरासिक एज कहते हैं। तो इस पीरियड की मैराइन डिपॉजिट्स हमें दोनों कोस्ट लाइन की तरफ दिखे, मतलब सिमिलर एज दिख रही है जो डिपॉजिट्स हैं उनकी। दिस सजेस्ट दैट द ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम। और जब हमें ये देखने मिला कि जो अर्लीस्ट मेराइन डिपॉजिट है, अर्लीस्ट मेराइन मतलब कि दोनों तरफ सबसे पुराने एज के जो मेराइन डिपॉजिट मिले हैं वो जुरासिक एज के ही हैं। मतलब जो साउथ अमेरिका है यहाँ पे जो सबसे पुराने मेराइन डिपॉजिट मिले वो भी जुरासिक एज के हैं। एंड अफ्रीका के जो वेस्टर्न मार्जिन है वहां पे ओशन में जो मेराइन डिपॉजिट्स मिले वो भी लगभग जुरासिक एज के ही हैं। इससे पुराने मार्जिन जो मेराइन डिपॉजिट्स हैं वो नहीं मिले। इससे क्या सजेस्ट होता है कि जुरासिक एज से पहले शायद ही यहाँ पे ये सी, ये जो ओशन है वो एग्जिस्ट करता होगा। मतलब सबसे पुराने एविडेंस जब जुरासिक एज के ही हैं, उससे पुराना कोई मेराइन डिपॉजिट नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि जुरासिक एज से पहले यहाँ पे कुछ मेराइन होगा ही नहीं, यहाँ पे ओशन होगा ही नहीं। तो ये एक तरीके से अगेन क्या एविडेंस देता है कि 200 मिलियन ईयर्स से पहले साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका ये चीजें जो है वो जुड़ी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है टेलाइट। टेलाइट क्या होता है? इट इज द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर। तो क्या होता है कि जैसे हम अपनी पिछली क्लासेस में वर्क ऑफ आइस, ये इस तरीके के टॉपिक जो है पढ़ के आ चुके हैं ज्योग्राफी में, जिसमें हमने देखा था कि ग्लेशियर्स की वजह से किस तरीके से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो ग्लेशियर क्या होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। ये इसे हम क्या कहते हैं, सी ऑफ आइस कहते हैं। बहुत बड़ी बॉडी होती है बर्फ की एंड ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके मूव करती रहती है। तो जब ग्लेशियर मूव करता है तो वो अपने नीचे से काफी सारे सेडिमेंट्स को उखाड़ता है एंड वो उखाड़ के क्या करता है, इनको अपने साथ आगे की तरफ लेके जाता है। तो बाद में क्या होता है, एक जगह पे ये जो डिपॉजिट्स हैं, जो ग्लेशियर अपने साथ नीचे से लेके जा रहा है, वो एक जगह उसे डिपॉजिट कर देता है। एंड जब ये डिपॉजिट्स धीरे धीरे करके इनका लिथिफिकेशन होता है, ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ये डिपॉजिट जो है वापस से जुड़ के एक रॉक बन जाते हैं एंड इसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये वाली जो सेडिमेंट्री रॉक बनी इसको हम क्या बोलेंगे, टेलाइट, क्योंकि ये ग्लेशियर के सेडिमेंट्स से बनी। ग्लेशियर के वजह से जो सेडिमेंट्स बने थे, रॉक्स टूटी थी, वो आगे जाके जम गई। तो ये है टेलाइट। The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. अब इंडिया में जो गोंडवाना सिस्टम है सेडिमेंट्स का, इंडिया में भी जो रॉक्स हैं वो अलग अलग एजेस की होती हैं। तो इंडिया में जो गोंडवाना सेडिमेंट है, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट है, उसके जैसे 6 और लैंड मासेस हैं सदर्न हेमिस्फीयर में जहां पे सिमिलर काइंड ऑफ रॉक्स मिलती हैं, टेलाइट मिलता है। ये क्या दर्शाता है कि पहले इंडिया प्लस ये जो दूसरे 6 लैंड मास हैं यहाँ पे ग्लेशिएशन होगा। जो हम आइस एज की बात करते हैं, ये वो वाला पीरियड होगा कि जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आइस थी। At the base, the system has thick tellite indicating extensive and prolonged glaciation. अभी जितनी भी जगहें हैं जहाँ पे हमने बोला कि टेलाइट सेडिमेंट्स जो हैं वो मिल रही हैं, अब ये वाली जो रॉक्स हैं इनमें क्या है, जो बेस है, मतलब इन रॉक्स का भी जो नीचे वाला हिस्सा है, जो बेस है, वहां पे थिक टेलाइट है। मतलब काफी बड़ा पोर्शन है टेलाइट का, काफी एक तरीके से मोटा लेयर है इन रॉक्स का, टेलाइट का। तो इससे क्या पता चलता है कि कभी ऐसा टाइम रहा होगा जब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे ग्लेशिएशन हो रहा होगा, ग्लेशियर्स होंगे एंड कंटिन्यूसली जो ग्लेशियर्स है वो मूव कर रहे होंगे, रॉक्स को नीचे से तोड़ेंगे और कहीं पे जाके डिपॉजिट कर रहे होंगे। तो ये जो ग्लेशिएशन है ये काफी लंबे टाइम तक और बहुत भारी मात्रा में चला होगा, तभी इतने ज्यादा थिक लेयर टेलाइट के दिख रहे हैं। सो काउंटर पार्ट्स ऑफ दिस सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वो 6 काउंटर पार्ट कौन से हैं इंडिया के जहां पे इस तरीके से टेलाइट दिखते हैं, वो है अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। So overall resemblance of Gondwana type sediments clearly demonstrate that these land masses had remarkably similar histories. तो जब हमें ये नजर आ रहा है कि इंडिया प्लस ये जो जितने भी
अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, ये जितनी भी जगह हैं यहाँ पे सिमिलर तरीके के सेडिमेंट्स मिल रहे हैं, गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इन लैंड मासेस की काफी ज्यादा सिमिलर हिस्ट्री है। ये जो लैंड मासेस हैं वो सेम तरीके की हिस्ट्री से होकर गुजरे हैं, इन्होंने सेम चीजें एक्सपीरियंस की हैं। द ग्लेशियल टिलाइट प्रोवाइड्स अनएम्बिगस एविडेंस ऑफ पेलियोक्लाइमेट्स एंड ऑल्सो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब ग्लेशियल टिलाइट क्या मतलब बताती हैं, ये चीज क्या दर्शा रही है कि इन एरियाज पे कभी क्लाइमेट भी सेम रहा होगा। मतलब कि जो ग्लेशिएशन है वो क्यों होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा। तो इंडिया का जो गोंडवाना सिस्टम है, मतलब इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, पेनिनसुलर वाला पार्ट, वो प्लस अफ्रीका, ये जितनी भी जगहें हैं, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, फाकलैंड, इन सारी जगहों पे पेलियो क्लाइमेट जो है वो सेम रहा होगा। पेलियो क्लाइमेट मतलब पास्ट में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सेम रही होंगी। एंड पहले ये सारी जगहें जो हैं एक साथ होंगी, तभी तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस एकदम सेम थी। ये कभी जगहें जुड़ी होंगी, एंड अब क्योंकि वो अलग अलग पोजीशन पे दिख रही हैं, आज हमें ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो काफी दूर दूर नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले कभी ये चीजें साथ में जुड़ी होंगी एंड अब कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो गए हैं। सो अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे ये इक्वेटर है, ये जो सेंटर की लाइन है ये इक्वेटर है। तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है एंड नीचे वाला पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर है। अब यहाँ पे देखो, इंडिया जो है वो पहले सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट था। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसके हिसाब से क्या हुआ, ये सारे कॉन्टिनेंट्स पहले जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे अफ्रीका है, देन यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे है इंडिया है, ये वाला जो पार्ट है छोटा सा ये मेडागास्कर है। एंड फॉकलैंड की जो बात हुई, यहाँ पे ये फॉकलैंड है, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से ये सारे जो लैंडमास है वो जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे ये एविडेंस कैसे मिल रहा है कि ये कभी जुड़े हुए थे, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनके जो टिलाइट है उसकी स्टडी की। अब टिलाइट क्या है, ग्लेशिएशन के टाइम पे जो सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनती है, उसको हम कहते हैं टिलाइट। तो यहाँ पे देखो ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें क्या नजर आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है जब स्टडी की गई तो अफ्रीका का ये वाला पार्ट, साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, पूरा अंटार्कटिका प्लस ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट, यहाँ पे टिलाइट्स के काफी ज्यादा थिक डिपॉजिट्स जो है वो मिलते हैं। तो मतलब कभी ये वाले जो पार्ट्स हैं वो सब एक, मतलब अगर आप इनको अलग अलग उनमें देखोगे, आज जिस पोजीशन में अगर आप उनमें देखोगे तो इस तरीके से साउथ अमेरिका के ये वाले पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया के ये वाले पार्ट में, इंडिया के ये वाले पार्ट में, मेडागास्कर के ये वाले पार्ट में, यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है, यहाँ पे ये वाले पार्ट में, एंड अफ्रीका का ये वाला जो पूरा पार्ट है, इन सारी जगहों पे क्या देखने मिले कि यहाँ पे टिलाइट्स हैं। तो जब इनको जोड़ के देखने की कोशिश की तो कुछ इसी तरीके का जो सिस्टम है वो नजर आ रहा है कि हो सकता है ये सारे जो एरियाज है वो कभी एक साथ जुड़े हुए हों, तभी इनमें इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है कि सेम टाइम पीरियड के जो डिपॉजिट्स हैं, टेलाइट्स हैं, वो दिख रहे हैं। थिकनेस ज्यादा है जो कि ये दर्शाता है कि काफी एक्सटेंसिव ग्लेशिएशन यहाँ पे हुआ होगा। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है प्लेसर डिपॉजिट्स का। सो प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स जब इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं अपने पेरेंट रॉक से अलग होकर, जब इंपॉर्टेंट मिनरल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट। लेट्स से ये एक रॉक है, ठीक है, एंड इसमें कोई ये ऑरेंज कलर का मिनरल है। अब क्या होगा, ये रॉक जो है वो टूटेगी, थोड़े से इसके सेडिमेंट्स वगैरह बनेंगे, प्लस यहाँ पे जो ग्रेविटेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि सिमिलर डेंसिटी के जो मिनरल्स हैं, सिमिलर कंपोजिशन के जो मिनरल्स हैं, हैवी मिनरल्स को ये नीचे ले लेते हैं, ग्रेविटी जो है वो नीचे खींच लेती है। तो क्या होगा कि ग्रेविटी काम करेगी, प्लस ये जो रॉक है इसके छोटे मोटे टुकड़े होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो मिनरल है ये धीरे धीरे करके सिर्फ ये मिनरल नीचे आना शुरू कर देगा, एंड नीचे आके ये क्या करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये क्या है, इसे हम बोलेंगे प्लेसर डिपॉजिट। जब मिनरल्स इस तरीके से एक जगह पे आके अपने पेरेंट रॉक से अलग हो जाते हैं। ऊपर जो है ब्लैक कलर से, ये इसकी पेरेंट रॉक थी, पहले अपने पेरेंट रॉक में थे, बट फिर उसके बाद ये पेरेंट रॉक से अलग होकर नीचे जमा हो गए। तो प्लेसर डिपॉजिट किस तरीके से एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। सो द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्लेसर डिपॉजिट कैसे बनते हैं, वो अपनी पेरेंट रॉक से अलग होते हैं। अब हमें क्या देखने मिलता है कि अफ्रीका में यहाँ पे
वेस्टर्न साइड एक कंट्री है घाना, तो यहाँ पे है घाना, दिस वन, ये घाना है। अब यहाँ पे क्या मिलते हैं, काफी सारे गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड के डिपॉजिट मिलते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि अगर यहाँ पे गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स हैं तो कोई पेरेंट रॉक भी होनी चाहिए थी, जिससे हमें यह समझ आता कि अच्छा घाना में यहाँ पे गोल्ड है और ये इस पेरेंट रॉक से निकलकर आए होंगे। तो बात यह है कि यहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट्स तो हैं गोल्ड के, बट कोई पेरेंट रॉक नहीं है, पेरेंट रॉक एब्सेंट है। और बिना पेरेंट रॉक के जो प्लेसर डिपॉजिट है वो बनेंगे कैसे? इसका मतलब घाना में जो गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स हैं उनकी पेरेंट रॉक कहीं तो होगी। और हमें क्या देखने मिलता है कि ब्राजील में ऐसी रॉक्स हैं जहां पे गोल्ड पाए जाते हैं। तो ये अगेन इस तरीके से ये इंडिकेट करते हैं कि कभी ब्राजील और ये घाना वाला एरिया है ये कभी साथ में जुड़ा होगा, एंड ब्राजील के जो रॉक्स हैं वहां से निकलकर जो ये गोल्ड के डिपॉजिट्स है वो घाना वाली जगह में डिपॉजिट हो गए होंगे। तो ये चीज पॉसिबल तभी है जब ब्राजील एंड ये वाला जो इलाका है अफ्रीका का ये कभी ज्वाइन होगा, जब ये जुड़े हुए होंगे तभी जाके इस तरीके से रॉक्स से प्लेसर डिपॉजिट अलग तरीके मतलब एक तरफ जमा हुए होंगे। So the gold bearing veins are in Brazil, and it is obvious that the gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side। तो जब हमने देखा कि ब्राजील में गोल्ड बेयरिंग वेन्स हैं, मतलब ऐसी रॉक्स हैं जहां पे गोल्ड पाया जाता है, तो अब ये ऑब्वियस हो गया, एक तरीके से ये जाहिर हो गया कि जो घाना के गोल्ड डिपॉजिट हैं वो ब्राजील के प्लेट्यू से ही निकले होंगे, तब बने होंगे जब ये दोनों जो लैंड मासेस हैं वो एक दूसरे के साइड बाय साइड होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के मतलब सिमिलर काइंड ऑफ फॉसिल्स पाए गए हैं, एंड ये भी एक तरीके से दर्शाते हैं कि ये लैंडमार्क्स कभी जुड़े होंगे। तो कहाँ पे कैसे कैसे फॉसिल्स पाए गए हैं? When identical species of plants and animals adapted to living on land or in fresh water are found on either side of the marine barriers, a problem arises regarding accounting for such distribution। हुआ क्या कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं या जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनको काफी फॉसिल्स मिले ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो कि किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने के लिए अडेप्टेबल हैं, वो आइडेंटिकल स्पीशीज है। एक जैसे 4 अलग अलग जगहें हैं, अब इन 4 अलग अलग जगहों पे कुछ ऐसे स्पीशीज मिले जो कि सिमिलर काइंड के स्पीशीज हैं, आइडेंटिकल स्पीशीज हैं, सेम सी प्रजाति के प्लांट्स या एनिमल्स हैं, एंड ये जो स्पीशीज है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही रहते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही वो पाए जाते हैं, चाहे जमीन पे रहते हो चाहे फ्रेश वाटर में रहते हो, इनकी लिविंग कंडीशन सेम है। एंड ये फॉसिल्स एक दूसरे से इतनी दूर दूर पाए जाते हैं, इसका मतलब हम अगेन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जहां जहां पाए जा रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा टाइम हो जब ये सारी जगहें जो हैं कहीं एक साथ ज्वाइंट हो, एंड तब उस पर्टिकुलर जगह पे, उस जुड़े हुए लैंड मास पे ये फॉसिल्स, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं वो बड़े हुए हों, जी रहे हों, एंड बाद में ये मर गए, ये जमीन में जो है फॉसिल्स बन गए, और करोड़ों साल बाद, लाखों साल बाद जो जमीन के टुकड़े हैं ये टूट के अलग हो गए, एंड ये फॉसिल अब हमें 4 अलग अलग जगह पे दिखने मिल रहे हैं। तो इस तरीके से एविडेंस जो है वो हम लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो हुआ क्या कि द ऑब्जर्वेशन दैट लैमर्स अकर्स इन इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका लेड सम टू कंसिडर अ कॉन्टेगुअस लैंडमास लेमुरिया लिंकिंग दीज 3 लैंड मासेस। तो लैमर्स जो हैं वो इंडिया में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में मिलते हैं। सो ये है लैमर, एंड इसके जो फॉसिल्स हैं वो अफ्रीका, मेडागास्कर एंड इंडिया में पाए गए। तो यहाँ पे ये वाले जो इलाके हैं अफ्रीका, यहाँ पे मेडागास्कर, बीच में इंडिया, तो ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पे लैमर के फॉसिल्स जो हैं पाए गए। सो अगेन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज जिस तरीके का सिनेरियो हमें दिखता है, तो कहाँ पे पाए गए? ये मेडागास्कर वाले एरिया पे, अफ्रीका में, इंडिया में। तो जब ये चीज देखी गई तो फिर से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसकी तरफ लोगों ने देखा कि हाँ हो सकता है कि ये तीनों जो इलाके हैं वो जॉइंट हों, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एंड यहाँ पे इन तीनों मासेस को, इन तीनों लैंड मासेस को जोड़ने वाला कोई ऐसा लैंड मास हो जो कि मतलब इन तीनों को जोड़ रहा है, बीच में कोई ऐसा लैंड मास होगा जो कि इन तीनों जो लैंड मास है अफ्रीका, मेडागास्कर एंड इंडिया, इसको जोड़ रहा होगा, एंड उसको क्या नाम दिया? उसको नाम दिया गया लेमुरिया, कि एक ऐसा लैंड मास होगा जो कि इन तीनों को जोड़ रहा होगा, जो कि एक लिंकेज बन रहा होगा जिससे कि ये जो एनिमल है वो फ्रीली मूव कर रहा होगा, या मतलब बेसिकली एक ऐसा एरिया होगा जो कि इन तीनों को जोड़ रहा होगा, एंड उसको नाम दिया लेमुरिया।
मीजोसॉरस वॉज अ स्मॉल रेप्टाइल अडेप्टेड टू शेलो ब्रैकिश वाटर। इसी तरीके से मीजोसॉरस जो है वो एक स्मॉल रेप्टाइल था जो कि शेलो ब्रैकिश वाटर में, ब्रैकिश मतलब होता है जो फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर के बीच का जो पानी होता है, मतलब वो ना ही तो पूरे तरीके से खारा पानी होता और ना ही एकदम मीठा पानी होता। तो ब्रैकिश वाटर एंड शेलो मतलब कम गहराई वाले ब्रैकिश वाटर में ये रेप्टाइल पाया जाता है। तो इसके भी फॉसिल्स मिले। द स्केलेटन्स ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज एंड मीजोसॉरस के जो स्केलेटन है, इसके जो फॉसिल्स हैं वो 2 जगहों पे ही मिले, द सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इरेवर फॉर्मेशंस ऑफ ब्राजील। तो ये कहाँ कहाँ पे मिले? सो साउथ अफ्रीका का जो केप प्रोविंस है एंड यहाँ पे ब्राजील में जो इरेवर फॉर्मेशंस हैं वहां पे इसके फॉसिल्स पाए गए। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रेप्टाइल है ये है मीजोसॉरस एंड इसके एविडेंस इधर पे पाए गए। तो जब इन जगहों पे ये फॉसिल्स पाए गए तो अगेन क्या निकाला गया इससे कि ये जो एरियाज हैं अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका का ब्राजील वाला जो पार्ट है ये कभी जुड़े हुए होंगे, तभी जाके जो रेप्टाइल है इसके फॉसिल्स एक साथ इन जगहों पे मिल रहे हैं। The 2 localities are presently 4800 किलोमीटर apart with an ocean in between them। तो ये जो पार्ट है, ये जो जगहें हैं जहां पे मीजोसॉरस के जो एविडेंसेस हैं वो मिले, ये दोनों जगहें ब्राजील के इरावर फॉर्मेशन एंड सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, ये दोनों जगहें एक दूसरे से 4800 किलोमीटर अपार्ट हैं आज की डेट में, बीच में एक ओशन है। तो आज ये इतनी दूर हैं, तो फिर इतनी दूर वाली जगहों पे सेम तरीके के एनिमल एंड जैसे सेम टाइम पीरियड में उनके जो फॉसिल्स है वो कैसे मिले? तो फिर अगेन यही जो है इससे निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो चीजें हैं ये कभी ये पार्ट्स जुड़े हुए होंगे, तभी जाके इस तरीके से ये हमें यहाँ पे ये जो फॉसिल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से और भी एनिमल्स के जो फॉसिल एविडेंसेस हैं वो पाए गए, जैसे यहाँ पे अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडियन एंटार्क्टिका में फॉसिल्स जो हैं वो पाए गए किसके? लिस्ट्रोसॉरस। ये क्या है? ये लिस्ट्रोसॉरस है, इसके फॉसिल्स इन जगहों पे पाए गए। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? ये प्लांट है ग्लोसोप्टेरिस, इसके जो फॉसिल्स हैं, इसके जो रिमेन्स हैं वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन जगहों पे पाए गए। ये जो ग्रीन से लाइन है वहां पे इसके फॉसिल्स पाए गए। एंड यहाँ पे ये क्या है? सैग्नोनेथिस, इस एनिमल के जो फॉसिल्स है वो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में इन जगहों पे मिले। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जिनके फॉसिल्स अलग अलग जगह पे पाए गए एंड वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करते हैं कि ये जो जगहें हैं वो कभी एक साथ जुड़ी होंगी, तभी ये एनिमल्स इन जगहों पे मिल रहे हैं, इनके फॉसिल्स मिल रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंसेस वैगनर ने दिए। तो कौन कौन से एविडेंसेस थे? मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इसमें क्या है जो मार्जिन है साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की ईस्टर्न मार्जिन एंड अफ्रीका की वेस्टर्न मार्जिन वो काफी सिमिलर है, वो एकदम जिक्सॉ फिट की तरह नजर आती है। इस चीज को कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से भी चेक किया गया 1000 फैथम लाइन पे, तो वहां पे भी ये चीज सेम मिली कि वहां पे भी ये जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से जिक्सॉ फिट की तरह मैच हो रही हैं। रॉक्स ऑफ सेम एजेस अक्रॉस द ओशन, ओशन में काफी सारी जगहों पे, जैसे जो अगेन ईस्टर्न टाइप है, ईस्टर्न मार्जिन है साउथ अमेरिका की एंड वेस्टर्न मार्जिन है अफ्रीका की, वहां पे सिमिलर एज की जो रॉक्स हैं वो मिली, जो कि फिर से इसी तरफ इशारा करती हैं कि ये 2 कॉन्टिनेंट्स कभी जुड़े होंगे। टेलाइट्स जो हैं ये ग्लेशिएशन की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं उन्हें टेलाइट कहते हैं। ये इंडिया प्लस अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया इन जगहों पे मिले। तो इससे क्या लगाया गया आइडिया कि ये जगहें कभी एक साथ जुड़ी हुई होंगी एंड यहाँ पे सेम तरीके का क्लाइमेट होगा, और क्लाइमेट कैसा होगा? एक्सट्रीम कोल्ड, जिसमें ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा होंगे एंड ग्लेशियर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे थे। ग्लेशिएशन की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे बहुत मोटे मोटे लेयर्स जो हैं, थिक लेयर्स टेलाइट के बने। देन प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट हमने डिस्कस किया कि प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं। ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जब मिनरल्स अपनी पेरेंट रॉक से अलग होके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसमें घाना में रॉक जो है, पेरेंट रॉक जो है वो गोल्ड की नहीं थी, बट इसके बावजूद भी वहां पे गोल्ड डिपॉजिट काफी सारे हैं। और जब ब्राजील में देखा तो ब्राजील में गोल्ड बेयरिंग वेन्स हैं, मतलब ऐसी रॉक्स हैं जहां पे गोल्ड मिलता है। तो इससे क्या आइडिया लगाया गया कि घाना में जो गोल्ड डिपॉजिट आए हैं उनकी पेरेंट रॉक ब्राजील में है। तो ये हुआ कैसे होगा? जब ब्राजील एंड घाना
ये इलाके कभी जुड़े हुए होंगे, मतलब जब साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका जुड़े हुए होंगे, तो वहां पे साउथ अमेरिका में जो प्लेट्यू है, ब्राजील प्लेट्यू है, वहां के गोल्ड डिपॉजिट्स, वहां की जो रॉक्स हैं उनसे गोल्ड डिपॉजिट निकल के घाना वाली जगहों पे जमा हो गया होगा। इसीलिए घाना में गोल्ड डिपॉजिट तो है बट पेरेंट रॉक नहीं है, एंड ब्राजील में पेरेंट रॉक नजर आती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, तो काफी सारे जो फॉसिल्स हैं वो अलग अलग जगहों पे मिले, जो अगेन ये इंडिकेट करते हैं ये जगहें कभी जुड़ी हुई होंगी। तो हमने एग्जाम्पल किसका देखा, सबसे पहले हमने ये देखा लैमर्स जो है वो इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका में मिलते हैं। इनके फॉसिल्स जो है वो मिले इन जगहों पे, एंड साइंटिस्ट ने क्या बोला कि कोई ऐसा लैंडमास होगा जिसको लेमुरिया नाम दिया गया, जो कि इन तीनों लैंड मासेस को ज्वाइन कर रहा होगा। तो इसीलिए इन तीनों जगहों पे ये जो लामुर के फॉसिल्स हैं वो मिले। इसके अलावा मीजोसॉरस जो है वो स्मॉल रेप्टाइल है जो कि शैलो ब्रैकिश वाटर में रहता है, एंड इसके स्केलेटन्स जो है वो दो जगह पे मिले, सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इरावर फॉर्मेशन ऑफ ब्राजील। तो इन जगहों पे ये मिले, तो ये भी अगेन ये शो करते हैं कि यहाँ पे मीजोसॉरस ऐसे पानी को पार करके तो आ नहीं जाएगा। जो 4800 किलोमीटर अपार्ट हैं ये दो जगह हैं, ब्राजील प्लस ये जो साउथ के प्रोविंस है साउथ अफ्रीका का, ये दोनों जगहें 4800 किलोमीटर दूर हैं। तो ये जो रेप्टाइल है मेजोसॉरस, ये छोटा सा रेप्टाइल ऐसा तो होगा नहीं कि इतनी दूर चला जाएगा। तो कभी क्या हो रहा होगा कि ये ब्राजील वाला जो पार्ट है प्लस मतलब वही साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका जो है ये कभी जुड़े हुए होंगे, एंड इसी वजह से इस जगह पे, इन दोनों जगहों पे आसपास ये जो मेजोसॉरस है वो मूव करता रहता होगा, एंड इसीलिए इसके जो फॉसिल्स हैं वो अफ्रीका प्लस जो साउथ अमेरिका वहां पे मिले हैं। सो आई होप कि आपको ये सेक्शन जो है वो पूरा क्लियर होगा।